इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमने अभी जो लास्ट सेक्शन किया था उसमें लास्ट पार्ट था हमारा वो मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में था। और उससे पहले हमने पहले ट्रांसलेशनल देखे थे, उसके बाद हमें रोटेशनल सिस्टम्स देखे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनके ट्रांसफर फंक्शंस हम कैसे निकालेंगे, उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं वो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम्स क्या हैं हमारे पास। तो उसमें हमारे पास आएंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इनकी इक्वेशंस देखेंगे, फिर उनकी एग्जांपल देखेंगे और उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके उसके मैथमेटिकल मॉडल हम बनाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पढ़े हुए हैं पहले? हेलो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़े हुए हैं आप लोगों ने पहले? बताया तो कि नो सर, सर नहीं पढ़े हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नो सर, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, ये नेटवर्क एनालिसिस पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रिकल जो सर वो, हाँ जी, सर्किट एनालिसिस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वो भी बिल्कुल बेसिक्स सा, केवीएल केसीएल नोडल वगैरह। उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर वाले सर्किट्स पढ़े हैं? नो सर, नो सर, सर सिर्फ रजिस्टर्स तक रहे थे हम लोग। अच्छा, ये आपके उसमें शामिल नहीं है उसमें। चलें, इसमें हम फिर इसमें आपको फिर देखना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में कि ये क्या होती हैं। ज़्यादा हम बस इन्हीं बेसिक बेसिक्स तक ही रहेंगे, लेकिन कैपेसिटर इंडक्टर हम देखेंगे कि उसमें होते क्या हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी ज़्यादा डिटेल आप कहें कि उसकी वर्किंग वगैरह, वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होता तो उसमें पढ़ी होती। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि वो करते क्या है, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन निकालने के केस में। अगर आपको समझना है या डिटेल में तो वो फिर मैं आपको बता सकता हूँ बुक, या अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं इसमें से। रजिस्टर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये तो सिंपल सा एक ये होता है कि इसमें एक पार्ट होता है जिसमें आप एक तो कंडक्टर होता है, कोई भी चीज़ होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, चार्जेस की जो मोशन है उसको जो भी जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है फ्लो करने के लिए किसी भी कंडक्टर में से, तो उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। अब आप कहेंगे जी कॉपर की केबल्स होती हैं इस्तेमाल, या एल्यूमिनियम की केबल इस्तेमाल होती हैं करंट को कंडक्ट कराने के लिए, तो मेटल्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो उसमें डिफरेंट मेटल्स की मटेरियल के लिहाज से भी रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि आप कहते हैं कि कॉपर केबल जो है वो बड़ी अच्छी होती है, ये ट्रांसमिशन जो आपके पास कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है अगर आप कहते हैं, तो इसका मतलब ये कि उसकी रेजिस्टेंस कम है, उसमें से करंट जो है वो बड़ा इजीली फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस, अब ये है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अगर देखे हो ना, ये जो टीवी वगैरह या जो पुराने होते थे उसमें तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेकिन अब नई जो बहुत छोटे लेवल के सर्किट्स होते हैं ना, जो मोबाइल वगैरह में या ये मोबाइल वगैरह में यूज़ होते हैं, उनमें ये बहुत छोटी छोटी बनाई होती हैं। रेजिस्टेंस बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट रेजिस्टर्स की वैल्यूज चूज करके ना डिफरेंट वो प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के सिस्टम्स बना सकते हैं। तो ये एक जो है ना वो, यानी कि इसे आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, करंट कितना आपने आगे फॉरवर्ड करना है, इसे वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टर्स है वो बेसिकली
एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका एक आप कहें कि आप एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो रेजिस्टर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस है, नॉर्मली जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, जो आपके ये आपको एक स्लाइड में नजर आ रहा होगा, इसको यहाँ पे कलर कोड्स हैं इसके, इन कलर कोड्स के लिहाज से इसकी रेजिस्टेंस होती है। तो ये आपने लैब में देखे होंगे शायद। इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी अगर हम देखें, इसका जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होती, ये एक फिक्स रेजिस्टेंस होती है इसकी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो चूंकि हम इसका अगर आप टाइम का डेरिवेटिव लें या कुछ लें तो वो से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है ना ये टाइम के डिपेंडेंट नहीं है, इसकी जो वैल्यू है ना वही रहेगी। तो इसलिए अगर हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखें तो वो आएगा V इक्वल टू आई आर। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वो डेरिवेटिव या इंटीग्रल टर्म नहीं है। तो अगर हम दूसरा केस देखें तो हमारे पास होते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर की आपने शेप ये देखी होगी, जो आप देखें ना, अगर कोई भी सर्किट बोर्ड निकाल के तो उसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, बड़े बड़े कैपेसिटर भी होते हैं जहाँ पे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैपेसिटर जो है उसमें ये होता है कि ये चार्ज को स्टोर करता है। दो प्लेट्स होती हैं, उसके दरमियान जो है ना ये चार्ज स्टोर, इन प्लेट्स के दरमियान स्टोर होना शुरू हो जाता है जब आप करंट लगाते हैं इसके अक्रॉस, अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं। तो अब ये है कि इसका जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल होती है इंटीग्रल ऑफ करंट और उसकी कैपेसिटेंस। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो करंट है वो इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि जो अगर आप यहाँ से कहें कि 0 से लेके 5 सेकंड अगर आप यूनिट लें तो 5 सेकंड में कितना करंट इसमें से फ्लो किया है, वो इसका जो है ना वो टोटल जो करंट फ्लो किया वो डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस जो है ना वो इसके क्रॉस वोल्टेज होगी। तो ये बेसिकली ये करंट को स्टोर करते हैं। जो इंटीग्रल होता है वो बेसिकली आप उसको अगर 0 से 5 है तो इसका मतलब है आप उसको सम कर रहे हैं कि 5 सेकंड के अंदर जितना भी आया, यानी कि आप ऐड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रल बेसिकली एडिशन का मतलब होता है कि आप टोटल वैल्यू उसकी ले रहे हैं। जो आप टाइम इंटरवल डिफाइन करेंगे उसमें जो टोटल वैल्यू जो आएगी ऐड करके सम उसका वो ये इंटीग्रल का मतलब ये होता है। अब इंटीग्रल जो है वो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास 1/s होता है। तो इसको अगर हम ये टाइम डोमेन में अगर इसको हम लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास t के बजाय s आ जाएगा और इंटीग्रल के बजाय 1/s आ जाएगा। तो जो कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज होगी उसको हम लैप्लास डोमेन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और जो सर्किट इस्तेमाल होता है वो होता है इंडक्टर। इंडक्टर में जो वोल्टेज जो होती है इसके क्रॉस वो डिपेंड करती है कि करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है, और इंडक्टर की जो अपनी एक इंडक्टेंस है उस पे। तो जो डेरिवेटिव है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है मल्टीप्लाई बाय एस हो जाता है उसमें। अब यहाँ पे अगर डेरिवेटिव में हम एस से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आई एल जो है वो टाइम डोमेन है उसको हमने एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास तीन किस्म के कंपोनेंट्स हुए, एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और एक इंडक्टर। और इन्हीं के कम्बिनेशन से हम आगे जो है ना सर्किट्स डिफरेंट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो सिस्टम्स हैं उसमें ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं ये पाए जाते हैं।
तो अब अगर हम देखें ये वाला सर्किट, तो इसके केस में वी आई जो है हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, और आउटपुट वोल्टेज हम ले रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस। कैपेसिटर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप। यानी कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो वी नॉट बाय वी आई हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर आप कह दें कि वो लगेगा फार्मूला अच्छा वोल्टेज डिवाइडर। ऊपर ये अगर सीरीज में दो रेजिस्टर लगे हो तो उसमें वोल्टेज क्या होती है? अगर R1 और R2 लगे हो, सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, कोई बताए तो जरा। दो रेजिस्टर लगे होंगे सीरीज में अगर, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है? पैरेलल में क्या होती है वोल्टेज, और सीरीज में क्या होती है? सर उसकी करंट सीरीज सेम में होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है हर क्रॉस में रेजिस्टर। हाँ जी, तो इसमें ये वाला जो सर्किट है ना, इसमें देखें कि एक आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर हम इस तरह देखें तो एक सीरीज में है, पहले आर है और फिर सी है। अब सी के क्रॉस आपने वोल्टेज अगर फाइंड करनी है तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? वो हमने अभी बताया कि पहले तो हमने केवीएल लगा दिया यहाँ पे, यानी कि इनपुट वोल्टेज इक्वल टू जो वोल्टेज आगे, ये वोल्टेज सोर्स है, बाकी सारे जो है ना वोल्टेज को कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से प्लस हो जाएगी और बाकियों से माइनस हो जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन को साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास वी आई वोल्टेज सप्लाई इक्वल टू वोल्टेज यूज, या आप कहें कि वी आई जो है इक्वल टू रेजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप हुई और कैपेसिटर के क्रॉस जो हमने अभी पहले डिफाइन किया था। कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो, यानी कि वो है 1/c इंटीग्रल ऑफ करंट। तो इसका अगर हम वो लेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आ गया, और आउटपुट का हमारे पास 1/cs इंटू आई एस आ जाएगा। अब अगर हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना हो तो वी नॉट ओवर वी आई हमने निकालना होगा, यानी कि वी नॉट को, इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह कैलकुलेट करें तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है 1/1 प्लस RCS। तो यानी कि जो एक ऐसा सर्किट जहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हैं, या इसको हम RC सर्किट भी कहते हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 1/1 प्लस RCS होगी। अच्छा, तो इसमें अगर आप इसका मैटलैब में RC की वैल्यू देखें ना, इसका प्लॉट करके देखना, तो आप देखना कि इसका वो कैसे आता है, अपना प्लॉट कैसे आता है। अगर हम ये देखें, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर कुछ बच्चे लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी अटेंडेंस आप किस तरह लगाएंगे? क्यों बाकी क्यों नहीं ले पा रहे हैं लेक्चर? सर उनके पास इंटरनेट नहीं है नहीं तो फिर आगे जाके आपने फिर जब ऑनलाइन होंगी क्लासें ना। तो फिर क्या करेंगे? हेलो आगे फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो फिर क्या करेंगे बच्चे? सर उनके पास इंटरनेट नहीं है। हेलो सर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, अभी नहीं है ना, तो बाद में क्या ऑनलाइन क्लासें नहीं लेनी इन्होंने वैसे? बाद में भी तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी ना। अब ये तो आपका नेक्स्ट वीक लास्ट है मेरे ख्याल से, उसके बाद तो फिर आपकी ऑनलाइन होंगी क्लासेस। इस दफा तो चलो मैं छोड़ दूंगा, इस दफा तो चलो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ऑनलाइन लेने का। तो लेकिन जब आपकी बाद में होगी ना मिड के बाद, तो फिर वो
फिर वो अटेंडेंस काउंट होगी, जो जो भी जितने भी अटेंड करेंगे। अभी तो चलो मैं लगा दूंगा सबकी प्रेजेंट, लेकिन बाद में जो है ना वो जो मिड के बाद फिर मैं नहीं करूंगा ऐसे। अच्छा, तो इसका अगर हम देखें, जिस हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जीरोस और एंड पोल्स, हमने कहा था कि पोल्स क्या होते हैं, कोई बताया तो जरा। सर डिनोमिनेटर को जब इक्वल टू 0 रखते हैं, जिस पॉइंट पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। हाँ जी, तो इसमें इस केस में अगर हम देखें ना, तो हमारे पास डिनोमिनेटर है 1+RCS। तो इसको अगर हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू 1/RC आएगी, -1/RC आएगी। अब देखें कि यहाँ पे R और C दो चीज़ें हैं। जिस तरह हमने पहले कहा था कि अगर हमने कोई सर्किट डिज़ाइन करना है तो R की वैल्यू कंट्रोल करके और C की वैल्यू चूज करके हम इसका इसकी पोल की वैल्यू कैलकुलेट अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने डिज़ाइन कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो, ये इस तरह की जो चीज़ है ना, ये जो न्यूमेरिकल है, इस तरह का मैं आपको न्यूमेरिकल मिड में दे सकता हूँ। तो इसलिए आप जो है ना डिज़ाइन से रिलेटेड जो इस तरह की चीज़ें ना, ये ज़रूर देखना है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल से ताल्लुक है। आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होगी ना, उसका रिस्पांस डिज़ाइन करना होगा। रिस्पांस तो आपने देख लिया है कि आप आपने डैम्पर का देखा था रिस्पांस, और मैकेनिकल सिस्टम्स का। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का आपने कोई रिस्पांस क्रिएट करना, तो आपको प्रैक्टिकली जो है वो पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, नहीं तो आपको जो है ना ये चीज़ें भूल जाएंगी कुछ अर्से बाद। तो अब अगर हम कहें कि जिस तरह ये एग्जांपल 2 है, इसमें है कि अगर हमने -3 पे हमें पोल चाहिए, पोल की लोकेशन हमें -3 पे चाहिए, तो हम आर और सी की क्या वैल्यू चूज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सी की वैल्यू दी हो, फिर आप आर की वैल्यू क्या चूज करेंगे। तो फिर इस तरह आप जो है वो इसमें आर, अगर सी की वैल्यू अगर दी हो तो आर की वैल्यू आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/RC = -3। अब हम जो है नेक्स्ट में जाते हैं, उसमें क्या है हमारे पास। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है इसमें कि, हाँ जी पूछें आप। ये इस सर्किट में और पिछले सर्किट में क्या वो है, बताएं तो जरा रिलेशनशिप। अब ये देखें ना जरा कि यहाँ पे कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो आपस में पैरेलल में है, और ये जो कैपेसिटर है इनके सीरीज में आ जाता है। तो इसी तरह हम अगर हम कहें कि Z जो है वो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या होती है कि जो आपका रेजिस्टेंस प्लस जो रिएक्टेंस, जो इंडक्टर या कैपेसिटर होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस क्या होती है, इन दोनों का सम होती है। सम कैसे होती है कि R प्लस JL, मतलब इस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो इम्पीडेंस है R और L के पार्ट की उसको लहदा निकाल लेंगे और Z C वाले पार्ट की लहदा निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस की है इम्पीडेंस ZR, अगर हम उसको कहें इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस R, तो वो हमारे पास है IR। उसको हम ZR कह दिया हमने। हमने जो इंडक्टर है उसकी जो रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस है, उसको हमने ZL कह दिया, जो कि S × L के इक्वल है। इसी तरह कैपेसिटर के केस में हमने 1/CS होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को अगर हम टोटल अगर हमने सर्किट की निकालनी होगी, तो हमारे पास
अगर कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं अगर हमारे पास, तो हमारे पास टोटल की जो, हाँ जी क्या क्वेश्चन है साहब? सर ये एलएस मतलब क्या है? एल वो इम्पीडेंस है? ये देखिए ना कि अभी हमने देखा था पहले कि टाइम डेरिवेटिव होता है ना उसका, करंट का, उसके साथ एस जो है वो एस डोमेन लैप्लस एस का ऑपरेटर है, यानी कि जब करंट टाइम डेरिवेटिव होता है उसका, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो एस एल आ जाता है हमारे पास उसकी इंडक्टेंस। ये भी हमने पीछे देखा था। अगर कैपेसिटर के केस में इंटीग्रेटर यूज होता है तो 1/s हो जाती है। ये आपने देखनी पीछे, मतलब अगर हमारे पास ये था ना केस, यहाँ पे हमने कहा था कि इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एल एस इंटू आई है, या एल इंटू डी आई बाई डी टी है। तो इसमें से एल एस आई अगर है ना, तो आई आर भी होता है। आर की बजाय हम जेड यूज करेंगे यहाँ पे इंडक्टेंस, क्योंकि जो इंडक्टर है ना उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। यानी ये जो है ना इंडक्टिव एक्टिव पार्ट्स, रेजिस्टेंस जो है ना वो पैसिव होती है, जबकि ये एक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक्टिव पार्ट्स मींस कि ये मतलब डिपेंड करते हैं टाइम पे, जो इनकी अपनी ये उस तरह बिहेव नहीं करते कि बस इसमें से पास करता जा रहा है और वो उसको एक ही उसकी वैल्यू रहती है। इनकी ये होते हैं कि एक्टिव पार्ट होते हैं कि ये टाइम के लिहाज से ये बिहेव करते हैं, एक्टिवली बिहेव करते हैं। तो इस वजह से इनकी जो रेजिस्टेंस नहीं होती, इनके अंदर जो इनके अंदर रिएक्टेंस होती है। तो यहाँ पे इंडक्टर के केस में हमारे पास, चूंकि ये डेरिवेटिव पे डिपेंड करती है टाइम की, तो करंट की, तो इसके केस में एस डोमेन में हम इसको एल एस कहते हैं। जबकि कैपेसिटर के केस में इंटीग्रेटर होता है तो हमारे पास 1/s आ जाता है इसकी इंडक्टेंस जो है, इसकी रिएक्टेंस सॉरी। तो अगर हम देखें एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, तो उसकी जो टोटल इम्पीडेंस होगी वो इम्पीडेंस अक्रॉस इंडक्टेंस प्लस अक्रॉस कैपेसिटेंस प्लस अक्रॉस रेजिस्टेंस होगी, यानी कि जेड आर प्लस जेड एल प्लस जेड सी। इसमें से अगर हमने किसी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि वी आउट जो है वहाँ पे करंट से मल्टीप्लाई करके इम्पीडेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। कैपेसिटर के केस में हम 1/CS को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, करंट की वैल्यू से, और इंडक्टर के केस में ZL यानी कि LS से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो सीरीज के केस में हो गया। जबकि अगर पैरेलल में हो तो आपको पता है कि पैरेलल में जो इम्पीडेंस होती है वो 1/, रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल सर्किट में 1/R होती है, या इम्पीडेंस के केस 1/Z हो जाएगी। वही Z की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह आप जो है वो, या लेक्चर में ना हमने कुछ चीज़ें कवर करनी है, तो वो देखते हैं जब तक खत्म होंगी तो उस वक्त तक फिर हमें लेक्चर लेना पड़ेगा। अब ये है कि ये वाला अगर हमारे पास केस हो तो इसमें क्या है कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस, दो इंडक्टर और रेजिस्टेंस सीरीज में है। एल यहाँ पे L2 की बजाय L1 होगा, L1 और R1 सीरीज में है, L2 और R2 सीरीज में है, और ये दोनों कंबाइन जो है ये पैरेलल में है। तो उसके लिहाज से फिर आप कैलकुलेट करेंगे। तो
इससे रिलेटेड आपके जो है ना वो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ये जो अभी हम पार्ट कर रहे हैं ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 में है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं प्लस उसकी एक्सरसाइज, ये आपके पेपर में जो है ना मिड में शामिल होगी, इसलिए आप जो है ना उसको चैप्टर 3 को देख लेना सही तरह से भी, जो आपको मैंने बुक बताई थी ओगाटा की। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इसी तरह अगर हमने कैलकुलेट करना है तो एग्जांपल नंबर 3 में हमने ये वाला फिगर दी थी, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, हमने कहा कि आर और एल पैरेलल में है, फिर आगे सी ये वाला जो है ये इसके सीरीज में है। तो अगर जेड जो है वो पैरेलल सर्किट की इम्पीडेंस थी तो वो हमने कैलकुलेट कर ली इसके जरिए। फिर अब आगे हम जब जाएंगे तो इसकी इम्पीडेंस आई जेड होगी प्लस आई 1 ओवर सी एस आई एस होगी। तो इस तरह हम जो है वो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये वाला सर्किट है तो हम यहाँ पे आर एल और आर एल सीरीज में और ये पैरेलल में है कैपेसिटर के। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल 5 में अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह का सर्किट बनेगा। इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ये तो हमने अभी जो देखे ना ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की एग्जांपल्स थी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में आए तो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक होते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो इस टाइप के, अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होता है कि अगर हमने वी इन या सिग्नल जो है हमारा वोल्टेज का वो अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल पे दिया हो तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। इन्वर्टिंग इसको क्यों कहते हैं कि जो इसकी आउटपुट आती है वो इन्वर्ट होके आती है, यानी कि माइनस साइन है इसके अंदर। और इसका रिलेशनशिप जो है वो Z2 ओवर Z1 है। ये अब इसका रिलेशनशिप कैसे बनता है, ये असल में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं उसमें हम कहते हैं कि अगर ये ग्राउंड है, पॉजिटिव टर्मिनल इसका ग्राउंड है, तो नेगेटिव भी, नेगेटिव और पॉजिटिव को हम इसकी प्रॉपर्टी है कि हम ये कहते हैं कि इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है दोनों एक ही लेवल पे हैं वोल्टेज के, वर्चुअल ग्राउंड भी हम इसको कहते हैं। अगर हमने पॉजिटिव को ग्राउंड कर दिया तो हम कहते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल भी ग्राउंड है। यानी कि ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि ये चीजें हमने पढ़ी है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो तो कोई बताया तो जरा। हाँ जी बताओ तो जरा, नहीं तो फिर ये लेक्चर अभी आगे नहीं बढ़ेगा। बोलेगी सर क्या पूछा, दोबारा पूछें। ग्राउंड का क्या मतलब होता है, ग्राउंड सिग्नल जो ये आपने पढ़ा है पहले सर इसको इलेक्ट्रिकल मैं ग्राउंड तो एक सिग्नल रेफरेंस ले लेते हैं। चले, अगर हमने यहाँ पे ग्राउंड हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये टर्मिनल कितने वोल्टेज पे कनेक्टेड है, 0 पे ही होगा। ये 0 पे है, ठीक है ना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में हमने कहा कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है अगर ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे होते हैं, अगर ये पॉजिटिव 0 पे है तो ये पॉइंट भी 0 पे होगा। तो अब अगर आप इसका वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे ना तो जो V आउट बाय V इन हमारे पास आ जाएगा वो
चूंकि नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो नेगेटिव माइनस Z2/Z1 आ जाएगा। ये इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आ गई। इसी तरह हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हमने जो इनपुट सिग्नल है वो दिया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट है वो फ्लिप नहीं होगी, इन्वर्ट नहीं होगी। जैसे इनपुट है वैसे ही आउटपुट आएगी विद सम गेन, यानी कि गेन का मतलब है कि एम्पलीफाई हो के आएगी, इसलिए इसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। तो वी आउट बाय वी इन हमारे पास इस केस में, अब अगर आप हमने कहा कि इसके दोनों टर्मिनल एक ही पोटेंशियल पे होते हैं, तो ये यहाँ पे अगर वी इन है तो यहाँ पे भी वी इन है, तो उसके लिहाज से आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे ना तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा 1+Z2/Z1। वोल्टेज डिवाइडर अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे हमने कहा वी इन है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, वी आउट माइनस वी इन। तो इस तरह यहाँ पे वी इन है तो वी, इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे ना इसको तो आपके पास ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये चीज़ बेसिकली आपने यार इसके अंदर जो इस सर्किट के अंदर बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन चूंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी तो हम ये इस तरफ नहीं जाते कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटर प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पर ही रहेंगे। तो ये चीज़ें, ये दो रिलेशनशिप आपने याद करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि ये जो एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हम आगे जो सर्किट्स देखेंगे उसमें सारे के सारे ऐसे ही हैं कि Z की बजाय हमने कोई, सर इसमें फर्स्ट वाला इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये चीज़ें वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग पूछा मेरे से क्वेश्चन, ये इसमें देखें कि जहाँ पे माइनस जो हमने इनपुट वोल्टेज दी हुई है ना, सिग्नल हमने जहाँ पे दिया है, अगर वो नेगेटिव टर्मिनल पे दिया है तो वो इन्वर्टिंग है, अगर हमने पॉजिटिव पे दिया है तो वो नॉन इन्वर्टिंग है। सिंपल सिंपल सा, यानी कि आपने याद रखना है कि जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है, नॉर्मली अब एम्पलीफायर जो होते हैं ना, आप जिस तरह आपका स्पीकर है उसमें अपने साउंड एम्पलीफाई करते हैं, तो वो एक एम्पलीफायर है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, आपने वो अगर देखे हो पीसीबी बोर्ड्स, तो उसके अंदर ये एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं सिग्नल को। तो दो किस्म के, यानी कि अगर हमने जो इनपुट सिग्नल है वो अगर नेगेटिव पे दिया तो इन्वर्टिंग होगा, अगर पॉजिटिव पे दिया तो नॉन इन्वर्टिंग होगा। अब हमारी जो नेक्स्ट आगे एग्जांपल्स होंगी उसमें क्या है कि यहाँ पे हमने, हाँ जी सर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि अगर एम्पलीफाई हमने करना है तो एक तो पॉजिटिव साइड पे एम्पलीफाई होगा, मतलब वो उसका जो वोल्टेजेस हैं वो बढ़ेंगी, और दूसरी साइड पे हमारा वोल्टेजेस कम होंगी, जो हमारा नहीं दूसरा जो है ये। नहीं वोल्टेजेस कम नहीं होंगी, दोनों के केस में बढ़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टिंग के केस में हमारे पास सिग्नल जो है वो फ्लिप हो जाएगा। ओके ओके। फ्लिप होने का मतलब ये भी सर होता है ये 1+ सर ये 1+ क्यों हो रहा है? ये 1+ क्यों हो रहा है? ये तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर होगा। नॉर्मली जो है ना ये Z2 और Z1 बहुत ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, तो 1 उसके मुकाबले में बहुत कम रह जाता है। मतलब अगर 100 भी हो, अगर ये वैल्यू 100 होगी ना तो आप 100 के मुकाबले में 1 को कर सकते होंगे, निगलेक्ट कर सकते होंगे। तो बेसिकली आप कहते हैं कि दोनों एक, चूंकि गेन बहुत ज्यादा होती है इसकी, तो इसलिए आप समझ लें कि दोनों एक ही किस्म की क्वेश्चन है, सिर्फ वो माइनस के साथ है, ये पॉजिटिव के साथ है। अब सर जो पेपर में हमारे, आप हमें बताएंगे कि इन्वर्ट एम्पलीफायर है और ये
दूसरा है तो, और हमें फिर इसको Z1 Z2 की वैल्यू गिवन होगी। नहीं होगी ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये हम चलो नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको ड्राइव करके बता दूंगा करते कैसे हैं इसको, डेरिवेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो नेगेटिव पे अगर हम सिग्नल देंगे तो वो इन्वर्टिंग होगा, अगर पॉजिटिव पे सिग्नल देंगे तो वो इन्वर्ट नहीं होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका सॉल्व इक्वेशन ये निकल आएगी। आपको ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ड्राइव कर सकते हैं, 1 मिनट में ड्राइव कर सकते हैं।